हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मे के मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। मे के केसेस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्लैट पीजी आ रहा है बहुत ही नजदीक और क्लैट पीजी में 90% जो पेपर रहेगा वो 2023 के ही केसेस से रहेगा। इसीलिए हर मंथ की केस समरी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा केस को कैसे पढ़ना है ये भी आज मैं आपको बताऊंगी। किसी भी केस में आपको पूरा जजमेंट पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हजार हजार पन्नों के जजमेंट है, पूरा पढ़ने बैठोगे तो क्लैट निकल जाएगा लेकिन एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है केस का नाम। इसके बाद इस केस को डिसाइड किसने किया था, यानी बेंच कौन सी थी। इसके बाद इसमें किस चीज को लेके जजमेंट दिया गया है, यानी इसके रेलेवेंट प्रोविजंस क्या है, और इसमें कौन कौन से केसेस रेफर किए गए थे, इशू क्या था यानी क्वेश्चन क्या था, और लास्ट में आपको देखना है कि इसमें डिसीजन क्या हुआ था। तो आइए पहला केस डिस्कस करते हैं मई मंथ का। केस का नाम है मीनल भार्गव वर्सेस नवीन शर्मा। ये केस डिसाइड किया था जस्टिस संजय किशन कौल एंड अभय एस ओका की बेंच ने। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट एंड आर्टिकल 129 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेलेवेंट प्रोविजन है। क्या हुआ था इस केस में? इस केस में डिफेंडेंट को सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि वो अपने माइनर सन को इंडिया लेकर आए, लेकिन डिफेंडेंट ने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पे जो डिफेंडेंट थे ये थे एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो क्या किसी एनआरआई को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा दी जा सकती है? सवाल ये था। इसमें जो रेफर्ड केस है वो पल्लव शेठ वर्सेस कस्टोडियन का है। इसमें ये हेल्ड हुआ था कि अंडर आर्टिकल 129 कोर्ट के पास पावर है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए किसी भी पर्सन को सजा दे सकते हैं। अब देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरीके का होता है। एक होता है सिविल कंटेम्प्ट और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है? जहां पे कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है कुछ करने के लिए, कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया है और अब आप उस जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे या उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे, ये है सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है? जहां पे आप जजेस या कोर्ट के इंस्टीट्यूशन को ही अननेसेसरीली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहां पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट के चार्जेस लगेंगे। अब सवाल यहाँ पे इशू ये आया कि क्या किसी एनआरआई को पनिश किया जा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए? तो कोर्ट ने यहाँ पे बहुत रीजन जजमेंट देते हुए ये कहा कि जिस एनआरआई की यहाँ पे बात हो रही है उसे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि वो अपने माइनर सन को इंडिया लेकर आए, लेकिन एनआरआई के बिहेवियर से ये लग ही नहीं रहा है कि उसे अपने बच्चे को इंडिया लेकर आना है। कोई इंटेंशन ही ऐसा नहीं नजर आता कि वो अपने बेटे को इंडिया लेकर आएगा। जो डेट दी थी वो डेट भी निकल गई एंड इसीलिए इस केस में कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई उस एनआरआई को और ये भी क्लियर कर दिया और 25 लाख का फाइन लगाते हुए ये भी क्लियर कर दिया कि एनआरआईज के ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चल सकती है। नेक्स्ट केस है हमारा शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। अब ये जो केस है, इस केस में हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस के बारे में बात हो रही है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बहुत सारे ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एक कपल को मिलते हैं। कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी से बिल्कुल ही दुखी हो चुकी है, जैसे क्रूअल्टी, अडल्ट्री। लेकिन कुछ ग्राउंड्स ऐसे भी हैं जहां पे दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहती और दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले रही है। इसी में एक थर्ड कैटेगरी ऑफ डाइवोर्स है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी शादी अब इस हद तक टूट चुकी है कि अब ये वापस साथ आ ही नहीं सकते। ये इस चीज का जो प्रोविजन है वो हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है अलग से। अब सवाल इस केस में ये आया कि क्या आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास रिट पिटिशन के थ्रू जा सकते हो बाय सरपासिंग दिस रिटन लॉ, क्योंकि ये लॉ ऑलरेडी दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? 113 बी, 100 सेक्शन 13 बी हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 13(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में बताया हुआ है। अब क्या आप इन दोनों लॉस को सरपास करते हुए सीधे आर्टिकल 32 या 226 के थ्रू आप रिट पिटिशन में जा सकते हो कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आप ये कह सकते हो कि आपको डिवोर्स दिलवा दिया जाए क्योंकि आपकी शादी इरिट्रीवेबली ब्रेकडाउन हो चुका है उस शादी का। अब इस केस में जो केस रेफर किया गया था वो था साहिबजादे सैयद मोहम्मद आमिर अब्बास अब्बासी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत, नाउ मध्य प्रदेश।
अब इस केस में ये कहा था कोर्ट ने कि देखिए जहां पे कोई रिटर्न लॉ है वहां पे कोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि वो जो एप्लीकेंट्स आए हैं उन एप्लीकेंट्स को कहे कि पहले आप पूरा प्रोसेस फॉलो करिए, उसके बाद अगर आपको सही डिसीजन नहीं मिल रहा है तब आप रिट पिटिशन लेकर आ सकते हैं। और कोर्ट को ऐसी कोई मनाही नहीं है, कोर्ट के लिए कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो इस तरह के केसेस रेफर नहीं कर सकते या इस तरह के केसेस को वो जज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन कोर्ट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी से पहले रिटर्न लॉ आता है। इस केस के बाद इस केस में कोर्ट ने यही डिसाइड किया। क्वेश्चन ये आया था कि इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पे क्या मैरिज डिसॉल्व की जा सकती है, मैरिज खत्म की जा सकती है? तो करी जा सकती है। 142 आर्टिकल 142 में कॉन्स्टिट्यूशन 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इस तरह की मैरिज को खत्म कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या सीधे 32 की पिटिशन लगाई जा सकती है, 226 की पिटिशन लगाई जा सकती है? कोर्ट ने इस केस में कहा कि रेयर केसेस में ऐसा कोर्ट अलाउ करेगी, लेकिन जनरली लोगों को सीधे पहले फैमिली कोर्ट जाना चाहिए, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आना चाहिए बाय रिट पिटिशन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस हमारे पास है मोहाती देवी थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस। इसमें जो बेंच थी वो थी जस्टिस एम आर शाह एंड जेबी पारदीवाला की। इस केस में 173, 158 और 120 बी ऑफ आईपीसी डिस्कस हुआ था। 173, 158 ये किस बारे में बात करते हैं? ये इन्वेस्टिगेशन या री इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन की पावर किसके पास होती है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास। तो अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो इन्वेस्टिगेशन कौन की पावर किसके पास रहेगी? पुलिस ऑफिसर्स के पास रहेगी। सिमिलरली अगर कहीं सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है तो पावर्स उनके पास रहेगी। सवाल ये है कि चार्जशीट जब फाइल हो गई है उसके बाद भी अगर कोई पर्सन चाह रहा है कि हम इसके बाद भी इन्वेस्टिगेट करते रहे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती रहे, तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐसा कर सकती है? तो हाँ, यहाँ पे तो लॉ सेटल्ड है कि वो कर सकती है। दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है, अब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो ये चाहती है कि हम फिर से री इन्वेस्टिगेट करें। तो क्या री इन्वेस्टिगेशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं? क्या री इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है? तो ऐसे में अगर हम सेक्शन 173 और 158 को साथ में पढ़ें सीआरपीसी के, तो हम ये समझते हैं कि आप री इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मैजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत है। इस केस में हुआ क्या था? इस केस में हुआ ये कि होम सेक्रेटरी द्वारा री इन्वेस्टिगेशन का नोटिस मैजिस्ट्रेट को भेजा गया। उन्हें ये बताया गया कि री इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाले हैं, लेकिन परमिशन नहीं ली। हाईकोर्ट ने भी इस केस में उसी नोटिस को एज परमिशन मान के उस केस का जजमेंट दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ नोटिस देना मैजिस्ट्रेट को कि हम री इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इज नॉट इक्वल टू टेकिंग परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। एंड लॉ इस मैटर में बहुत क्लियर है और वो ये कहता है कि मैजिस्ट्रेट की परमिशन रिक्वायर्ड है। तो जब तक मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं मिली है तब तक री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। ये था हमारा थर्ड केस। अब इसके बाद बहुत सारे और भी केसेस हैं, मई मंथ के, जून मंथ के। ये केसेस आपको कहाँ मिल सकते हैं? ये केसेस आप कैसे ढूंढ सकते हो? अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो कैसे करोगे? या फिर आप चाहते हो कि एलएलएम करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड क्लासेस भी मिले प्लस केस समरीज भी मिले, तो ये सब कुछ कैसे मिलने वाला है अब मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जब आप टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाते हैं www.toprankers.com पे जाते हैं, तब आप ऑनलाइन कोर्सेज में जाके लॉ एग्जाम्स में क्लैट पीजी पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको हमारे बहुत सारे बैचेस देखने को मिलेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो बैच है वो है बैच 3, क्रैश कोर्स का बैच 3 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अब सिर्फ 70-75 दिन रह गए हैं क्लैट में। तो अभी भी अगर एनरोल नहीं किया है और अभी भी पढ़ना चाहते हो, एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो इस बैच में जरूर एनरोल कर लो। इसके बाद ये बैच अभी ही स्टार्ट हुआ है, 18 सितंबर से ही स्टार्ट हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद से तैयारी कर रहे हैं। तो खुद से तैयारी करने के लिए हम कैसे हेल्प कर सकते हैं?
सो हम आपके लिए लेकर आए हैं रैंकर स्टडी मटेरियल का मॉड्यूल। तो जित आप अगर मार्केट में देखें तो आपको ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिलेगा जो स्पेसिफिकली डिजाइंड है फॉर क्लैट पीजी। तो इसीलिए एक ऐसा मॉड्यूल, एक ऐसा स्टडी मटेरियल जो सिर्फ आपके ही लिए बनाया गया है, वो है हमारा रैंकर स्टडी मटेरियल। रैंकर स्टडी मटेरियल आप अलग से भी ले सकते हैं अगर आपको हार्ड कॉपी में रैंकर स्टडी मटेरियल चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं से स्टडी मटेरियल भी मिल जाए, जो केस लॉ समरी मैंने आपको दिखाई है वैसी हर मंथ की केस लॉ समरीज ही मिल जाए, और इसके बाद आप अपनी तैयारी एनालाइज करने के लिए मॉक टेस्ट भी देना चाहते हैं, तो आप रैंकर स्टडी मटेरियल के कॉम्बो पैक में भी एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको केस लॉ समरी, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट, ये तीनों ही चीजें मिल जाएंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो लोग भी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी लर्निंग।